20वीं शताब्दी में वैश्वीकरण का यह जो नया रूप है, यही वैश्वीकरण का समकालीन रूप का प्रारंभ बिंदु कहा जा सकता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व के मानचित्र पर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के स्वतंत्र देशों का उदय होता है। एक साथ बहुत सारे स्वतंत्र देशों का उदय इस 20वीं शताब्दी की विशेषता बनती है और दुनिया को फिर से युद्ध में न झोंकने के लिए, युद्ध से बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। ये जो दो घटनाएं हैं, ये घटनाएं वैश्वीकरण के विकास का आधारभूत कारक बनती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि यूरोप युद्ध के कारण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था और जो नवीन स्वतंत्र हुए देश, उनकी अर्थव्यवस्थाओं का विकास नहीं हुआ था, ऐसे में अमेरिका का हित इस बात में था कि वो इन यूरोपीय, एशियाई, अफ्रीकी और ये जो नव स्वतंत्र देश थे, इन सब में अपना दबदबा कायम करे। जो शक्ति शून्यता उत्पन्न हुई थी, उस शक्ति शून्यता को भरने का प्रयास करे। और इसीलिए, क्योंकि राजनीतिक जो गुलामी का युग है वो समाप्त हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर लोकतंत्र के नाम पर लड़ा गया था, इसलिए प्रभाव को स्थापित करने के नए तरीके की आवश्यकता थी और अमेरिका ने यह जो नया तरीका है, ये आर्थिक प्रभाव कायम करने में प्राप्त किया। और इसीलिए अर्थशास्त्रियों, व्यापारिक हितों और राजनीतिज्ञों के आपसी विचार विमर्श और योजना का परिणाम था आधुनिक वैश्वीकरण का उदय। इस परिघटना का जन्मदाता ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहा जा सकता है। इस ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, जो कि 1944 में आयोजित किया गया था, एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के निर्माण की संभावनाओं को खोजने के लिए इस समय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप होती है। ये दो ऐसी संस्थाएं हैं जो कि भावी वैश्वीकरण को दिशा देने वाली साबित होने वाली थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के पश्चात इसके माध्यम से जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में गेट कहते हैं, गेट की अनेक राउंड की वार्ताएं हुई, किंतु कोई सार्थक परिणाम वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा में नहीं पहुंच पाया। और उसका कारण ये था कि विश्व जो है वो साम्यवादी और पूंजीवादी खेमों में बटा हुआ था। एक प्रकार का आयरन कर्टेन साम्यवादी देशों की अर्थव्यवस्थाओं में विद्यमान था। आर्थिक की बजाय सामरिक महत्व के मुद्दे ज्यादा हावी थे विश्व राजनीति में और शीत युद्ध का वातावरण बना हुआ था। इसलिए 7 जो वार्ताएं थी गेट की, वो कोई वांछित परिणाम नहीं दे पाई, किंतु उरुग्वे की 8वें दौर की जो वार्ता थी वो 1986 में प्रारंभ होती है और 1995 में सफलतापूर्वक समाप्त होती है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के साथ। और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अवरोधों में कमी का दौर प्रारंभ हो जाता है। इसके यदि हम नेपथ्य की यदि हम बात करें तो साम्यवाद के अवसान की और सोवियत संघ के विघटन की महत्वपूर्ण घटना है, जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रभावी रूप से प्रारंभ करने वाली होती है। और यह कहा गया जैसे कि
फुकुयामा ने ये एंड ऑफ हिस्ट्री की बात करी 1992 में, और ये कहा कि अब पूरी दुनिया में केवल अमेरिकी पूंजीवाद ही शेष है, और अमेरिका की पूंजीवादी की जो अर्थव्यवस्था है वो ही पूरी दुनिया में स्थापित होने वाली है। इस प्रकार से 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के साथ ही वैश्वीकरण का संरचनात्मक जो ढांचा है वो पूर्णता प्राप्त करता है, और 1990 से वैश्वीकरण की प्रक्रिया में एक के बाद एक विभिन्न देश विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता लेते हैं। कुछ अनिच्छापूर्वक सदस्यता लेते हैं, कुछ इच्छा के साथ सदस्यता ग्रहण करते हैं, और इस प्रकार पूरे विश्व के लगभग सभी देश इस जो विश्व व्यापार संगठन है WTO है, इसके सदस्य बन जाते हैं। इस प्रकार से पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको नियमित करने वाला एक संगठन बन जाता है विश्व व्यापार संगठन, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के साथ मिलकर के इस वैश्विक अर्थव्यवस्था का नियमन करता है, जिसके प्रमुख सूत्रधार अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के इसके साथी देश ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि हैं। अब हम बात करेंगे वैश्वीकरण के प्रभावों की। वैश्वीकरण के व्यापक और बहुमुखी प्रभाव हैं। इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो प्रभाव देखने में आया है वो ये है कि साम्यवाद के अवसान के पश्चात अमेरिका के साथ ही चीन के जनवादी गणराज्य का जबरदस्त विकास हुआ है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से यदि सर्वाधिक लाभ किसी देश को मिला है तो वो साम्यवादी चीन को मिला है, और साम्यवादी चीन सभी अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ते हुए आज अमेरिका को टक्कर देने वाली एक महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था बन चुका है। इसी के साथ ही जो यूरोपीय देश हैं उन्होंने अपना एक अलग यूरोपीय संघ, जिसको कि यूरोपियन यूनियन के नाम से जाना जाता है, इसी प्रकार से रूसी संघ तथा भारत का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है वो वैश्वीकरण के कारण ही बढ़ा है। लैटिन अमेरिका में ब्राजील, एशिया में चीन और भारत, यूरोप में यूरोपीय संघ तथा पूर्वी एशिया में आसियान और अमेरिका, इस प्रकार से ये कुछ वैश्विक शक्तियां हैं जो कि वैश्वीकरण के प्रभाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई हैं। वैश्वीकरण के यदि हम औद्योगिक अथवा ट्रांसनेशनल प्रभाव की यदि हम चर्चा करें तो उसका निश्चित रूप से यह प्रभाव पड़ा है कि आज जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनके द्वारा गरीब और तीसरी दुनिया के देशों में औद्योगिक इकाइयों को स्थापित किया जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि वहाँ सस्ता श्रम, सस्ते प्राकृतिक संसाधन और सस्ता कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। इस प्रकार से जब उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया में उद्योग जो है वो मात्र देशों में स्थापित थे, वैश्वीकरण की इस प्रक्रिया का प्रभाव बिल्कुल उल्टा है, और औद्योगिक इकाइयों को इन तीसरी दुनिया के देशों में स्थापित किया जाता है ताकि मात्र देशों में जो विपरीत पर्यावरणीय प्रभाव हैं उनसे बचा जा सके और आर्थिक लाभ को प्राप्त करने की दृष्टि से सस्ता श्रम प्राप्त किया जा सके, और जो औद्योगिक इकाई से निकलने वाला जो प्रदूषण है उस प्रदूषण के दुष्प्रभाव भी विकसित देश न झेलें। इस प्रकार से अब उद्योगों का जो स्वरूप है वो ट्रांसनेशनल हो गया है। ट्रांसनेशनल का अर्थ ये है कि एक देश की कंपनी होती है वो बहुत सारे देशों में एक ही प्रकार के उद्योग की अलग अलग इकाइयों की स्थापना करती हैं, और किसी अन्य देश में उन सबका जो है वो
सॉर्टिंग होती है, और इस तरह से विभिन्न देशों में औद्योगिक इकाइयां स्थापित होकर के अंतिम उत्पाद किसी और देश में बनता है। इस प्रकार से जो इंडस्ट्री का जो स्वरूप है वो वैश्वीकरण के प्रभाव से पूरी तरह से बदल चुका है। यदि वित्तीय प्रभाव की बात करें तो वैश्वीकरण के कारण धन का अत्यधिक केंद्रीकरण हो चुका है, और ऐसा कहा जाता है कि विश्व का जो पूरे जो संसाधन है वो उसका जो 85% तक जो है वो विश्व के जो सर्वाधिक धनी 20% देशों के पास ही है, और जो 11% जो संसाधन है वो उससे अगले 20% के पास है। और इस प्रकार से धन के असमान वितरण की एक खतरनाक समस्या प्रारंभ हो गई है। मध्यम वर्ग में विभिन्न देशों में कमी आई है, गरीबी में वृद्धि हुई है, और वैश्वीकरण का जो एक दुष्प्रभाव है, वित्तीय दुष्प्रभाव है, वो अर्जेंटीना के दिवालियेपन के रूप में सामने आया, जब 2002 में अर्जेंटीना जो है वो दुनिया में सबसे बड़े संप्रभु ऋण अपराधी के रूप में कन्वर्ट हुआ, और अर्जेंटीना का जो दिवालियापन है उसके बावजूद भी वहां से बहुराष्ट्रीय कंपनियां 40 बिलियन डॉलर से भी अधिक नकद को अर्जेंटीना से बाहर भेजने में वे सफल हो गए। एक दिवालिया देश में भी 40 बिलियन डॉलर निकाल लेना और अपने लाभ को कम नहीं करना, यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों की राक्षसी प्रवृत्ति को दर्शाता है, और ऐसा करने से उन्हें कोई रोक नहीं पाया, क्योंकि अर्जेंटीना में किसी भी प्रकार के एक जो संरचनात्मक कानून का अभाव था, और इस प्रकार के विनियमन की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके जो आर्थिक प्रभाव है वैश्वीकरण की, वो ये है कि वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया में आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण की नीतियां लागू हो गई हैं। विभिन्न देशों में जो समाजवादी नीतियां, भारत आदि की देशों की यदि बात करें तो यहाँ लाइसेंस राज, यहाँ पे जो संरक्षणवाद की जो नीतियां थी, विभिन्न कमजोर उद्योगों को, वो सारी जो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, इन सब का युग समाप्त हो चुका है, और आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों पर सारे देश चल चुके हैं। एक प्रकार की मार्केट डेमोक्रेसी, इसका अर्थ ये है कि ऐसा बाजार जहां किसी भी वस्तु की कीमत उसकी गुणवत्ता और उसकी मांग के द्वारा निर्धारित हो, अर्थात समान व्यवहार बाजार में सबके साथ। यदि कोई वस्तु अच्छी है और यदि उसकी मांग है तो वो चाहे किसी ने भी बनाई है वो बाजार में बिकेगी। यह एक समानतापूर्ण व्यवहार, आर्थिक व्यवहार वैश्वीकरण का परिणाम है। इसका एक आर्थिक पक्ष यह भी है कि इससे राज्य के कल्याणकारी कार्यों में भी कमी आई है, कटौती की गई है। WTO के निर्देश पर जो विभिन्न समझौते हुए हैं WTO और विभिन्न राज्यों में, उन समझौतों में स्पष्ट रूप से ये निर्देश थे कि राज्य को अपने अनावश्यक खर्चों को कम करना पड़ेगा, संरचनात्मक सुधार करने पड़ेंगे, सुशासन को लागू करना पड़ेगा, और जो अनावश्यक खर्चे हैं वो सभी खर्चे कल्याणकारी कार्यों में किए गए खर्चे माने गए। और इस तरह से जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में लोक कल्याणकारी राज्य का उदय हुआ था, वैश्वीकरण के कारण उसको एक सेटबैक मिला और उसका पटाक्षेप हो गया। 1980 के दशक में जब ब्रिटेन में मार्गरेट थैचर की सरकार आई थी तो उन्होंने सबसे पहले बैंकों के निजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की, और उन्होंने ये कहा कि जो वेलफेयर स्टेट है वो निठल्ले लोगों का होता है, अर्थात ऐसे लोग जो काम नहीं करना चाहते वो राज्य के योजनाओं पर भरोसा करते हैं।